तो लास्ट टाइम हमने डॉबनियर ट्रेड्स के बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। अब आइए, अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड्स। तो दोस्तों न्यूलैंड जी ने एक काम किया था, इन्होंने एक लॉजिक के ऊपर इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि इंक्रीजिंग, मेरी बात समझना पहले, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर हम अरेंज करें, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर हम अरेंज करें एलिमेंट्स को, तो फर्स्ट एलिमेंट एंड एट्थ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, विल हैव द सेम प्रॉपर्टी। थोड़ा मुझे समझाने दीजिए कहना क्या चाहते हैं ये। इन्होंने बोला म्यूजिकल नोट्स के ऊपर, देखो हमारे जो डॉबनियर जी जो थे वो तीन तीन का ग्रुप लिए थे, ठीक है। न्यूलैंड जो आए, फिर अगले साइंटिस्ट जो आए, उस वक्त मेरे हिसाब से जहां तक ध्यान है 50 to 60 के रेंज में एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने म्यूजिकल नोट्स के ऊपर 8 क्लासिफिकेशंस बना दी, रोज एंड कॉलम्स। देखो ध्यान से, जैसे होता है ना सा रे गा मा पा धा नी, ऐसे नी एन आई होता है या एन ई होता है, चेक कर लेना, नी, और फिर सा आता है। देखो 7 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7। देखो सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, ऐसा होता है। मीनिंग ये वाला, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। तो जैसे आप लोग एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाते हैं, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। एक काम करता हूं, रुको, मैं आप लोगों को ना इनका टेबल ही निकाल के दिखाता हूं, तो वो ज्यादा और अच्छी तरह आपको समझ में आ। फिर इसमें एलिमेंट्स को प्लेस करने लगे, इसमें एलिमेंट्स को प्लेस करने लगे। मान ले ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर आठवां, फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, फिर 15वां। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है उन्होंने बताया कि हर 8वां एलिमेंट, अब फिर अगर तू इसको चेक करे, इन दोनों का देख, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, फिर मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी इनफैक्ट सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। मतलब जो ये ग्रुप्स बन रहे हैं इन सब की प्रॉपर्टीज आपस में सेम सेम मिलेगी। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चौधरी? अब बता। यस सर। हाँ, तो इन लोगों की प्रॉपर्टीज आपस में, अगर हम जैसे इसे पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, इसे पीरियड्स कहा जाता है, इसे ग्रुप्स कहा जाता है। इस तरफ जो नीचे की तरफ जो हम, जिसे तुम कॉलम कहते हो, कॉलम वाइज अगर हम देखें, इसे कॉलम वाइज कहते हैं, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, कॉलम वाइज देखें दोस्तों, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा न्यूलैंड जी कहे। रुको, अब इनका टेबल भी दिखा देता हूं कि किस प्रकार से, और आप लोग बोलोगे कि हाँ यार बात भी सही है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों कॉलम वाइज काफी सेम मिलता था। देखिए धा की स्पेलिंग डीए होती है, मैंने डीएचए लिखा हुआ है, उसको देख लेना। सा रे गा मा पा धा नी, मतलब उन्होंने एक नाम दे दिया। तेरे को पसंद नहीं है ना, तो ये ए बी सी डी ले ले, ए बी सी डी ई एफ जी। पसंद नहीं है तो यूं समझ ले कि ए वाले ये सारे एलिमेंट्स एक जैसे शो करेंगे प्रॉपर्टीज, ये बी वाले सारे एक जैसे शो करेंगे प्रॉपर्टीज, ये सी वाले सारे एक जैसे शो करेंगे प्रॉपर्टीज, ये डी वाले एक जैसे शो करेंगे प्रॉपर्टीज, ये ई वाले शो करेंगे एक जैसे प्रॉपर्टीज, ये एफ वाले एक जैसे शो करेंगे, ये जी वाले एक जैसे शो करेंगे। क्योंकि ना कई बच्चे के मन में एक सवाल आने लगता है, ये म्यूजिकल नोट क्या है भाई, ये म्यूजिकल नोट क्या है? अरे नाम दिया है,
तुम्हें पसंद नहीं है तो अपने अपने नाम लिख दो। लॉजिक पे काम करना है। लॉजिक ये कह रहा है कि भाई साहब ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं, ये जो ग्रुप्स जो बन रहे हैं एलिमेंट्स के, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन का मीनिंग यही होता है कि ग्रुपों में जो भी आप कैटेगरी बना रहे हो ना, उसमें प्रॉपर्टीज सेम मैच करे। आप समझ में आया गुप्ता को, यशिका को, सार्थक, सैफ, साहिल, सबको समझ में आया कि नहीं आया? दीक्षित साहब, चौधरी साहब, समझ में आया? यस सर, आ गया सर। तो वो बस लर्न करने के लिए उन्होंने म्यूजिकल नाम दे दिया था। आपको तुकुल्लुफ है तो आप बता देना ABCD के माध्यम से। लेकिन उस बंदे ने उस वक्त उसके दिमाग में ये आया, जैसे म्यूजिक का नोट होता है ना, सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, ऐसे ऐसे करके होता है ना कि बार बार रिपीट करता है। वो लॉजिक दुनिया को बताने के लिए उन्होंने ऐसे बोला। वो ABCD EFG, फिर ABCD EFG ऐसे बोलते तो शायद दुनिया वाले ढंग से नहीं समझ पाते, ऐसा उनको लगा होगा। उनको थोड़ी मालूम था कि चौधरी स्मार्ट लड़का है, तुरंत पकड़ लेगा ABCD से। चौधरी साहब गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहे हो। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सारी बकलोली ठीक है साहब, अब जरा ये भी एक्सप्लेन कर दो कि इनकी प्रॉपर्टी कैसे मैच कर रही है। अभी बता रहा हूं, सब्र रखिए। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो लॉजिक था जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखो, अब आप बोलोगे यार इसमें हीलियम कहां है? मैं बोलूंगा हीलियम उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ होगा। बात अभी तो हो रही है मिड 19th सेंचुरी की, मिड टू एंड 19th सेंचुरी की। 150 साल पुरानी बातचीत हो रही है। 150 क्या, उससे ज्यादा ही हो रहा होगा मोटा मोटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो आप लोग बोल रहे हो कि इनकी प्रॉपर्टी कैसे हो रही है, मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे हो रही है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज चाहिए ना, वैलेंसी पकड़ लो। वैलेंसी अगर सेम मिलेंगी तो समझ लो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक सेम मिलेगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मिल रहा है तो काफी हद तक फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम मिलने लगता है। समझ में आ रहा है दीक्षित साहब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब साबित करता हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे मिल रही थी। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन की भी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है मेरे भाई। लिथियम की भी वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की भी 1 होती है, पोटेशियम की भी 1 होती है। अब बोलोगे तो इनमें क्या अंतर है? तो यूजुअली ये वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं या गिवर होते हैं, ये देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव, यूजुअली ये लोग नेगेटिव शो मार रहे हैं, फिर वो लोग हाइड्रोजन तो पॉजिटिव भी शो मारता है, तो ये मल्टीपल शो करता है। हाइड्रोजन एक झंडू टाइप एलिमेंट है। आज तक सन 2020 तक हम इस हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस दे नहीं पाए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी एक कमी है, हाइड्रोजन पूरा पीरियोडिक टेबल में अलग से चिपका के रखा हुआ है। यह बंदा किसी के साथ सेट ही नहीं होता तमीज से। इस बंदे ने, बंदा मतलब हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन ने न्यूलैंड को, ये क्या नाम है इसका, हेनरी मॉसले को भी परेशान कर दिया। और ये आगे चल के हाइड्रोजन हेनरी मॉसले के लिए नाक में दम कर दिया, और इसी की वजह से लिमिटेशन का नाम हेनरी मॉसले पे भी चला गया। तो इसलिए अब मेरे से बहस मत कीजिएगा कि हाइड्रोजन सर पॉजिटिव 1 भी। भाई साहब हाइड्रोजन दोनों मल्टीपल शो करता है। हाइड्रोजन कुछ अलग ही हिसाब किताब है इसका। और जबकि पूरा का पूरा यूनिवर्स, मोर देन 99% जो मैटर है यूनिवर्स का, हाइड्रोजन का देन है। हाइड्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो 99% चीज जो यूनिवर्स में अवेलेबल है, वही चीज हमको आज तक कंफ्यूज किए जा रही है। खैर, इस मुद्दे पे कभी और बात करेंगे। मैंने बात समझ लीजिए। अब ये लोग पॉजिटिव शो कर रहे होते हैं, ये लोग नेगेटिव शो कर रहे होते हैं। बेरिलियम का ले लीजिए, +2, ये लोग +2 वैलेंसी शो कर रहे होते तो एक जैसे प्रॉपर्टी शो मारते हैं। ठीक है, यूजुअली ये लोग 3 वैलेंसी शो कर रहे होते हैं, एक जैसे प्रॉपर्टी मार रहे होते हैं। ये लोग 4 वैलेंसी शो कर रहे होते हैं, एक जैसे प्रॉपर्टी करते हैं। ये लोग 3 वाले मिल जाते हैं, ये एक जैसे शो करते हैं। 2 वाले मिल जाते, ये एक जैसे शो करते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश न्यूलैंड साहब अपनी जमाने में कहे थे? मेरे स्टूडेंट, समझ में आया बच्चों?
यस सर। यस सर। यस। ये चीज न्यूलैंड कह रहे हैं। अब देखो इस टेबल को देखकर चौधरी साहब समझ में आया कि नहीं आया, गोल हो गया। चौधरी मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम जैसे बच्चों को अच्छी तरह सुनाई दे दे, अच्छी तरह सुनाई दे दे, कोई गुंजाइश ना आ रहा है, इसलिए चिल्ला रहा हूं। आया चौधरी? यस सर। ठीक है, आप ही लोगों के लिए चिल्लाया जा रहा है, गर्म पानी पी पी के चिल्ला रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये टेबल को देखकर, सुनकर, जानकर कितना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि ये अपने में ही परफेक्ट टेबल है, इसमें तो कोई कमी महसूस ही नहीं हो रही है। जैसे आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने शिद्दत के साथ सुनी मेरी बात, कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा हाँ यार बात तो डीपी सर सही कह रहे हैं, ये अरेंजमेंट तो ठीक ठाक लग रहा है, उस वक्त जितने एलिमेंट्स थे इसमें फिट भी हो रहे थे काफी हद तक, सारी बातें ठीक, पहले से ही परफेक्ट लग रहा है, तो ऐसी क्या खता हुई, ऐसी क्या कमी आई कि ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया गया साइंटिफिक कम्युनिटी से। साइंटिफिक कम्युनिटी से लोगों ने इसको आगे चल के, लोग मतलब साइंटिस्ट लोग, स्टूडेंट्स लोग, यू नो, जो समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, साइंटिफिक कम्युनिटी से, इंटेलेक्ट से बिलोंग करते हैं, आगे चल के क्यों ये फेल हो गया और क्यों अगले साइंटिस्ट दिमित्री आइनोविच मेंडलीव का नाम क्यों आया आगे चल के। तो इन शॉर्ट में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी कमी, दिखने से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, बात सही है, उस वक्त भी लग रहा था, लेकिन समस्या जानते हो क्या होने लगी। एक, चलो ये तो इतनी सी बात हुई, इसकी एक और खूबसूरती बताता हूं मैं आप लोगों को। इनका अगर आप देखो ना तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ये अरेंज हुए हैं। दिखा दूं, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का शायद 3 के लपेट में हो रहा होगा या 6 में हो रहा होगा, बेरिलियम उससे बड़ा होता है, बोरॉन उससे बड़ा होता है, कार्बन का 12 होता है, इनको चेक अगर आप करो तो नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इन शॉर्ट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में भी ये अरेंज थे। ऐसे अगर चलोगे तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज थे, ऐसे चलोगे तो आपको नजर आएगा कि इन सब की प्रॉपर्टीज काफी हद तक, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच कर रहा था। तो पहले से इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना इंफॉर्मेटिव, इतना यूजफुल टेबल ऑलरेडी न्यूलैंड जी ने दे दिया था। उस वक्त सारे लोगों ने मान लिया था, कई सालों तक, डेकेड्स तक, 10 साल का एक डेकेड होता बाय द वे, कई डेकेड्स तक ये प्रचलन में रहा, यूज में रहा, फेमस रहा। तो दिक्कत कहां आ गई? क्या ऐसा हो गया कि इसको फेल कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया? ये मन में एक सवाल आता है, और इस खाली मन में ही सवाल नहीं आता है, ये सवाल बोर्ड में भी आता है कि why Newland's octaves table was rejected, और दूसरे शब्दों में what are the limitations of Newland's classification of elements, और तीसरे शब्दों में write the few demerits of Newland's periodic classification of elements। कैसे भी करके, अंग्रेजी है भाई, कैसे भी बदल जुदल के आंसर सेम होगा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात जिसकी वजह से ये फेल हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो ये था कि जैसे जैसे उस वक्त गिने चुने एलिमेंट्स अवेलेबल थे, 50-60 की रेंज में पहुंच रहे थे, तो जैसे ही एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे ना, वो अपने टेबल के अंदर फिट नहीं कर पा रहे थे। अगर वो केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच करते तो फिजिकल गोल हो जाता, चलो ये दोनों मैच होता तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास फिट नहीं हो पाता। मतलब 3 चीजें थी उनकी मुद्दे की, उनकी पॉइंट ऑफ कॉन्सिडरेशन 3 चीजें थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग में चाहिए ये 3 कैटेगरी में, कभी एक सेट होता तो 2 सेट नहीं होता, 2 सेट होता तो 1 सेट नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सेटिंग मतलब इन शॉर्ट मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन शॉर्ट
वो एलिमेंट्स को ढंग से अपने ही ग्रुप्स में नहीं डाल पा रहे थे। जो न्यू न्यू आ रहा था, जो हैवी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, वो नहीं सेट कर पा रहे थे। कैल्शियम तक तो इतना बढ़िया तरीके से सेटिंग चलती है, जब हैवी एलिमेंट्स आने लगे, डिस्कवर होने लगे, उनके टेबल में सेट नहीं हो पाते। पहला कारण फेल होने का। दूसरा कारण दोस्तों, एक एक एलिमेंट यहां पे सेट करना था। कई जगहों पे अगर आप ध्यान दें, दो दो एलिमेंटों को सेट करना पड़ गया उनको। क्यों? क्योंकि अगर इसको इधर फेंक दोगे तो प्रॉपर्टी इसको इसके साथ मैच करती है, और ये फिर इसके साथ मैच नहीं करता, ये इसके साथ मैच करता। तो इन शॉर्ट उनको मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही प्लेस पे उनको अरेंज करना पड़ गया। तो न्यूलैंड साहब को भी समझ में आ गया और दुनिया वालों को भी आ गया कि भाई कुछ एलिमेंटों तक तो इनकी बकलोली, आई बेग यू पार्डन, इनका जो लॉजिक है वो चल रहा है, लेकिन आगे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं और जो बाकी, देखो ऐसा होता है ना, मेरी बात सुनो सारे बच्चे, मेरी बात सुनो। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, 90% कोरोना का कुछ वैक्सीन 90% मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इफेक्टिव होगा। वो 100% बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, 99.99 बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं भाई लगाओ ना 90% भी, कुछ तो डेथ्स बचे। तो दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है कि 90% भी ठीक है तो ठीक है। ठीक उसी प्रकार से उस वक्त मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़े बहुत उनकी लिमिटेशन थी तो भी काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही वक्त और गुजरने लगा, लिमिटेशनों की मात्रा बढ़ने लगी। मतलब मान लो 25 में से तुम्हारे 23 एकदम फिट हो गए, 2 में तकल्लुफ है, तो भी इसको दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जैसे ही, अब बात समझिए, ये चीज बढ़ जाती है, 85 हो जाती है और 23 सेट है और बाकियों में दिक्कत है, तब दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गरिमा, यशिका, सार्थक, सैफ, साहिल, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये आगे चल के, धीरे धीरे आगे चल के न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को आउट कर दिया गया, अनएक्सेप्टेबल हो गया। और ये जो चीज थी इसको डिक्लाइन कर दिया गया। अब आप बोलोगे सर क्यों सर, अगर इतना कुछ हो गया, ये क्या नाम है, डॉबरनियर का एक्सेप्टेंस हटा दिया, बोला 4-5 में सेट हुआ, बाकी में गोल हटा दिया। न्यूलैंड साहब आए, उनके साथ भी काफी दूर तक चले और फिर ये भी गोल। सर ये सब क्यों? सीधा मॉडर्न पीरियोडिक बताओ ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक्स टू देम ओनली। देखो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की कहानी लेकर ये चले थे डॉबरनियर साहब, वही कहानी लेकर हमारे न्यूलैंड साहब भी चले। तो ये आप क्या जान रहे हो इस चैप्टर के माध्यम से? आप जर्नी को जान रहे हो। किस जर्नी से हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ और कैसे एग्जिस्टेंस में आया। क्योंकि इन्हीं लोगों की देन है, इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो आगे चल के और रिफाइन हुआ और डेवलप हुआ और अल्टीमेटली हमें मॉडर्न पीरियोडिक फॉर्म ऑफ टेबल जो है एलिमेंट का वो हमें मिला। यही तो जर्नी है और यही हमने पढ़ना है, यही हम पढ़ रहे हैं। तो अब आपको मालूम चल गया न्यूलैंड जी किए क्या और फेल क्यों हुए। एवरीवन क्लियर है बच्चों? हाँ ना तो यस बोलो। सर। कोई तो बोलो। चौधरी साहब क्लियर है? यश, यशिका, गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिल क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें तो हो गई। अब अगला जो टॉपिक आता है, एक आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एक क्वेश्चन आ जाता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जितनी बात मैंने आपको हिंदी और देसी स्टाइल में समझाया ना, उसी को एक डिफाइंड मैनर में जब आप लिख देते हो तो वही कहला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव।
थोड़ा मैं कोशिश करता हूं बताने की, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुनिएगा क्यों, मैं लिख के दिखाता हूं। चलो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है, ध्यान से सुनो। when we arrange the elements into increasing atomic mass, then the first into 8 columns बोल दो, और increasing atomic mass into 8 columns, 8 columns like musical notes, सारे गामा पाधा निशा, ये वाला सारे गामा सोन, into musical notes, into column, then the first elements properties will match up with the 8th element's property. इसी periodicity, इसी क्या लिखो इंग्लिश में, this periodicity feature, यूं समझिए, this periodicity, देख रहे हो ना, एक occurrence का आना, this periodicity feature called न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्यों, जितनी बात मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया उसी को अंग्रेजी में लिख दिया तो ये लॉ डिफाइन हो गया। यश, यशिका, गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिल, समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। सर आपका लिखा हुआ बिल्कुल समझ नहीं आया। एल मतलब लॉ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसको ना arrange the elements into increasing atomic mass into columns like musical notes, sare gamma, then first element property will match with the eighth element's property. This periodicity feature is called Newland's law of octave. तुझे मालूम है, अब तू अच्छी तरीके से मेरे एक एक शब्द को क्यों और कैसे पढ़ लिया? पूछ कैसे? कैसे? क्योंकि बेटा अब मैंने तेरे को ध्यान से एक एक शब्द को दोबारा दिखवाया। अगर तू पहले ही ध्यान से मेरे बोलते हुए, एक्सप्लेन करते हुए मेरे शब्दों को देखे तो तू ये बात में फंसेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, ये भी एक कमी है कि मैं ही साफ साफ लिख दूं, ये नौगत ही ना आए, ये भी बात सही है। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर तू बस मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुनते हुए, लिखते हुए जो मैं बोल रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम भी ना आए। तो दोनों चीजों में कमियां हैं, एक मेरी हैंडराइटिंग माशाअल्लाह, और दूसरी तेरे सुनने और देखने की क्षमता, सुभान अल्लाह। समझ में आया मिस्टर गुप्ता जी? हाँ सर। गलत कहा क्या मैंने कुछ? नहीं सर। हाँ जी, तेज बोला करो। नहीं गुड। सर, आपने जो अपनी बात करवानी है वो जोर से बनवानी होती है, और जो दूसरी बात बोलो वो धीरे धीरे बोलो, जब भी सुनाई दे जाती है आप। नहीं देख, ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है, वाकई एक आधा शब्द बहुत कम सुनाई दे रहा होता है। आफ्टर ऑल हम डे टू डे लाइफ में अगर मैं ऐसा करूं तब तू बोल दे, लेकिन चूंकि नेटवर्क वाली बातचीत है और हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क तो आता है। कई बार होता है बच्चों कि मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, फिर भी तुम बोलते हो फिर से बोलना। इसका मतलब मैं ये बात समझता हूं कि हो सकता है कोई शब्द क्लियरली ना गया हो या कोई वाक्य क्लियरली ना गया हो। हर बात पे नेगेटिव नहीं निकालते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या आपको लॉ ऑफ ऑक्टेव समझ में आ गया मिस्टर गुप्ता? आ गया सर। गुड। दीक्षित साहब, देव साहब, गरिमा जी, हर्ष समझ में आया? दीक्षित साहब समझ में आया? देव जी समझ में आया? गरिमा, कार्तिक साहब, साहिल साहब, सैफ साहब? यस सर जी। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान देंगे। अब हमारा 2 साइंटिस्टों का बच गया है, 2 साइंटिस्टों का, जो वन ऑफ द मेरे फेवरेट हैं। और क्यों मेरे फेवरेट है मैं आपको बताऊंगा।
दिमित्री आइनोविच मेंडलीव, और इनके बाद हेनरी मॉसले, और इनके बाद चैप्टर खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो साइंटिस्ट, हेनरी मॉसले एंड मेरे फेवरेट दिमित्री आइनोविच मेंडलीव, इनके बारे में ज्ञान लीजिए। अब देखो, ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि ज्ञान लीजिए बोला, इस टाइप के वर्ड्स में ना दिक्कत हो जाती है, तो ज्ञान लीजिए, ज्ञान, और चैप्टर समापन कीजिए।